सोच रखते हैं, आपकी पॉजिटिव सोच होती है, लेकिन कभी ना कभी ऐसा होता है कि बीमारियां आपको जकड़ लेती हैं। मौसमी तब्दीली होती है और मौसमी तब्दीली के अंदर हम देखते हैं कि मुख्तलिफ बीमारियां जैसे कि नज़ला, खांसी, बुखार, अगर इनको ज़्यादा आगे ले जाते हैं तो फिर इनकी जो टर्म्स हैं, चिकनगुनिया है, आपके जो है वो कॉन्गो वायरस भी अब रिपोर्ट होना शुरू हो चुके हैं, डेंगू वायरस भी आपको रिपोर्ट हो रहे हैं। तो इनसे कैसे बचा जा सकता है और ख़ास तौर पर इस वक्त मुल्क के अंदर सूरत हाल क्या है, ये जानने के लिए हमने माहिरीन की राय लेना बहुत ज़रूरी समझा। और हमारा बड़ा खूबसूरत पैनल है जो हमेशा हमें इस बात पर बताता है कि अब क्या होने जा रहा है, मुल्क में क्या हो रहा है, इससे कैसे बचा जा सकता है। हमारे बड़े अच्छे दोस्त इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, डाउ यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक़ है, वायरोलॉजिस्ट हैं प्रोफेसर डॉक्टर सईद खान साहब। थैंक यू वेरी मच सर। सईद साहब, अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी तरफ हमारे साथ मौजूद हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर अरसलान यूनुस साहब, तो वो भी मौजूद हैं। अरसलान भाई, थैंक यू वेरी मच, आज से भी आप हमारे पैनल का हिस्सा हैं और ज्वाइन कर चुके हैं मॉर्निंग शो को भी। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, मुझे लग रहा है दोनों ही अपने अपने दफातर के अंदर बैठकर मुझे वक्त दे रहे हैं, सो अगेन थैंक्स टू ऑल बोथ ऑफ यू। सही साहब, मैं आपसे ज़रा स्टार्ट कर लेता हूँ। इस वक्त मुल्क की सूरत हाल क्या है? सियासत पे तो हमने ब्रेक से पहले बात की, ज़रा सेहत पर बात करना ज़रूरी है। क्या चल रहा है सेहत के अंदर? कौन कौन सी बीमारियाँ जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, क्योंकि आपका ताल्लुक वायरसेस से है ना, वायरोलॉजिस्ट हैं, कौन कौन से वायरस हैं जो आ चुके हैं तगड़े तरीके से स्टेरॉयड लेके? आपकी जो टर्मिनोलॉजी होती है वो आवाम के लिए बहुत आसान और सहल होती है, तो मैं भी उस पैराए में बात करना चाहूंगा कि इस वक्त जो इन्फेक्शियस डिजीज है काफी सारे मौसम की तब्दीली के साथ वारिद हो चुकी हैं और लोग काफी ज्यादा जो है ना बीमारियों की ठीक है, शिकायत आ रही है, इस तरह के वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शन के। ठीक है, विल कम बैक टू यू। अरसलान साहब, आपसे भी ज़रा पूछ लेते हैं, आपका ताल्लुक दिल से है और दिल का मामला बड़ा जो है वो नाजुक होता है, दिल के जो मामलात होते हैं। क्या इस वक्त जो बीमारियां मार्केट के अंदर दस्तयाब हैं, जो खुद ब खुद आपको आके मिल जाती हैं, ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, क्या उनमें दिल का मामला भी ज़ेर गौर है? दिल की बीमारियां भी बढ़ रही हैं? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है ना कि ऐसा पेशेंट जिसको ऑलरेडी हार्ट की डिजीज है या उसको कोई भी अंडरलाइन कोई कॉमोर्बिडिटी चल रही है, तो उसकी इम्यूनिटी तो वैसे ही वीक होती है। तो ऐसे मरीज तो बहुत ज्यादा प्रोन होते हैं, बहुत ज्यादा आसानी से वो किसी भी वायरस का शिकार हो सकते हैं। जिसमें पहले जमाने में कहते थे नज़ला जुकाम खांसी सर्दियों में होता है, लेकिन अब जो सीजन चल रहे हैं उसमें कोई सर्दियों का सीजन नहीं है। अब तो हर वक्त ही हर सीजन में लोग जो है वो इन्फेक्शन का शिकार हो रहे हैं, नज़ला जुकाम खांसी का शिकार हो रहे हैं ना। ठीक है। अभी WHO के मुताबिक अक्टूबर से 2022 से मई 2023 तक 58,000 डेथ जो हुई हैं वो पेशेंट्स की सिर्फ इन्फ्लुएंजा वायरस से हो गई हैं ये। ठीक है। और WHO के मुताबिक 1 बिलियन लोग जो हैं वो एक साल में इन्फेक्टेड हो रहे हैं इन्फ्लुएंजा से ना। ओके। तो जो हमारे कार्डिक पेशेंट होते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी वीक होते हैं, तो उनको हम रिकमेंड करते हैं कि आपने एनुअली इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लगानी है और वेरी न्यूमोकोकल गुड। की वैक्सीन लगानी है। उससे क्या होता है कि उनमें थोड़ी सी इम्यूनिटी बूस्ट होती है और वो अपने फर्दर डिटोरिएट होने से बच जाते हैं। कि अगर वो हार्ट डिजीज में हैं और कोई इन्फ्लुएंजा सुपर एडेड हो जाता है तो वो उसको और ज्यादा लीथल बना देता है और उसमें माइली कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती हैं। तो ऐसे पेशेंट जो कि वैक्सीन लगा लेते हैं उनसे हम बच सकते हैं। और बाकी चीजें भी बहुत सारी जैसे सर ने बताई कि हमें बचाव की जरूरत है। आजकल डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और ये इन्फ्लुएंजा वायरस बहुत ज्यादा चल रहा है, तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और खास तौर पे हमारे वो मरीज जो कि ऑलरेडी एस्कार्ड या डिस्प्रिन की गोली ले रहे होते हैं, तो उसमें ऑलरेडी प्लेटलेट काउंट हमारा जो होता है वो इन इन्फेक्शन में कम होता है, तो उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है ठीक है। कि ऑलरेडी वो ऐसी दवाई ले रहे हैं जो कि एंटी प्लेटलेट है। और क्योंकि हार्ट अटैक के मरीजों के लिए देना जरूरी होती है और लाइफ सेविंग होती है, और ऐसे मरीजों के जब वो प्लेटलेट काउंट गिरता है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करना है। तो एक तरीके से वो एक क्रिटिकल कंडीशन में आ जाते हैं ना। बाज मरीज 10,000 प्लेटलेट काउंट के साथ आ रहे होते हैं, 20,000 मेजर बीट के साथ आ रहे हैं। अब उन्हें हमने एंटी प्लेटलेट दवाई भी देनी क्योंकि वो हार्ट पेशेंट है, ठीक है। और उनको हमने जो है वो इस कॉम्प्लिकेशन से भी निकालना है। तो इस तरीके से उनको ज्यादा बेहतर रहता है कि हम जितना वो अपने इन चीजों से बच सके उनके लिए उतना ज्यादा बेहतर है। ठीक है। डॉक्टर सईद साहब, ज़रा आपके बारे में एक बात। क्योंकि हम खुद वो सहरा तक गए, उसका मस्कन खराब कर दिया हमने, वो दरख्त काट दिए, तो वो फिर अब शहरों तक आ गया और ये क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ तरह के मच्छर, जो पहले हमने कभी डेंगू का नाम ही नहीं सुना था ठीक है। 15-20 साल पहले, चिकनगुनिया का। द फर्स्ट वन इज़ कि अगर किसी हार्ट पेशेंट को
डेंगी, मलेरिया या अभी जो वायरसेस हैं, चिकनगुनिया है या फिर कॉन्गो हो जाता है, तो वो उसके लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है और इसकी एहतियात कैसे हो सकती है? लेकिन सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट चीज ये ना कि आपको जो वायरस हुआ है वो कौन सा है और आपने उसको किस स्टेज पे डायग्नोज किया है ना। बात हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि जो हार्ट पेशेंट नहीं भी हैं तो वो बुखार हुआ, सर में दर्द है, 2 पैनाडोल डिस्प्रिन की गोली खा ली ना। अब डिस्प्रिन क्योंकि वायरस इन्फेक्शन में पहले ही प्लेटलेट काउंट कम कर रही होती है, आपने डिस्प्रिन ले ली तो वो आपके लिए और ज्यादा लीथल हो जाएगा। पहली चीज तो मैं ये अपने नाज़रीन को बताऊंगा, कभी भी खुद से अपनी मेडिकेशंस ना लें, खास तौर पे किसी भी वायरल इन्फेक्शन में डिस्प्रिन या एस्पिरिन की गोलियां बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। दूसरी चीज ये कि अगर हार्ट पेशेंट है, उसको चिकनगुनिया या डेंगू इसका वायरस होता है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपका प्लेटलेट काउंट कितना है। ओके। क्योंकि आपने हार्ट पेशेंट में आपने एंटी प्लेटलेट मेडिकेशन तो जरूर लेनी है, क्योंकि ज्यादातर पेशेंट को हमने स्टंट लगाया हुआ होता है। स्टंट जो होता है वो ज्यादा ड्रग कोटेड स्टंट होता है, तो उसमें आपने मेडिकेशन तो जरूर लेनी ही लेनी होती है। हाँ, इनलेस कि आपके 20,000 या 10,000 से भी प्लेटलेट कम हो जाए या आपको कहीं से ब्लीड स्टार्ट हो जाए, तो फिर हम कहते हैं कि एंटी प्लेटलेट आपने नहीं लेनी। ठीक है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जो हार्ट पेशेंट होते हैं, अब जैसे सर ने बताया कि इसमें प्रॉब्लम आ रही है, वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, तो आपने प्रिवेंशन करनी है ना। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं आम लोग भी और हार्ट पेशेंट भी ना, कि अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करके रखें। ठीक है। इम्यूनिटी को बूस्ट करके रखें और सेकेंडली के प्रिवेंशन करें। अब कोविड में जो लोग मास्क पहन रहे थे, सैनिटाइज हाथों कर रहे थे, तो ओवरऑल वर्ल्ड में देखा गया कि बाकी जो जितने भी इन्फेक्शन थे, इन्फ्लुएंजा का था, दूसरे इन्फेक्शन थे, उनका भी रेशो बहुत ज्यादा कम हो गया। ठीक लेकिन है। जैसे ही कोविड का एरा गया, हमने मास्क पहनना छोड़ दिया, हाथों को सैनिटाइज करना हम्म। छोड़ दिया। मेन प्रॉब्लम ये आती है कि कोई भी इन्फेक्शन आपको जब लगता है तो उसका होता है एक इंक्यूबेशन पीरियड। ये मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहता हूँ। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है कि आपको एक बंदे को इन्फेक्शन था, उससे आप एक्सपोज हो गए, आपको उस दिन कुछ नहीं होगा ना। इन्फ्लुएंजा का नॉर्मल 2 डेज तक एवरेज एवरेज 1 to 4 ठीक है। होता है, लेकिन 2 डेज तक समझने के वो पीरियड इंक्यूबेशन पीरियड जिसमें आपको कुछ सिम्टम्स नहीं आते, आपको लगता ही नहीं है कि आप बीमार हैं। लेकिन 2 दिन के बाद वो जब वायरस ग्रो करता है और उसकी प्रोलिफरेशन होती है, तो फिर वो आपको सिम्टम्स आना शुरू होते हैं। तो ठीक है। ऐसे ड्यूरेशन, ऐसे लोग जिनको वायरस इन्फेक्शन है, तो उनसे एक तो हाथ मिलाने से बचें, ठीक है। मास्क पहने, आप ऐसे क्राउडेड जगह में, जो लोग बस में सफर करते हैं, मास्क पहन के बैठे। इतनी क्राउडेड जगह में आप बैठे हैं, एक बंदा भी इन्फेक्टेड होगा तो पूरी बस को इन्फेक्शन फैला देगा ना। ठीक खाना है। खाने से पहले आप हाथ धोएं। इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए सबसे आसान चीज है कि आप एक डेली एक कोई भी फ्रूट, हम्म। एक कोई भी फ्रूट आप डेली रूटीन में इस्तेमाल करें, वो 10 मल्टीविटामिन से बेहतर है। आजकल एप्पल हैं, ऑरेंजेस हैं, एक आप कोई भी डेली रूटीन में अपना फ्रूट इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा, आपकी इम्यूनिटी आपने अच्छी आपने रहेगी फ्रूट्स और की आप बात की, से बचेंगे। तो आपने फ्रूट्स की बात की, डॉक्टर्स यूजुअली सजेस्ट करते हैं, मैं दोनों से पूछ लेता हूँ। एप्पल की बात की है, आजकल मार्केट के अंदर बड़े दस्तियाब ही मिठे जो होते हैं, जिन्हें मिठा कहते हैं, वो कड़वे हो जाते हैं थोड़ी देर अगर आप उसको काट के रख दें, ये कितना मुफीद हो सकते हैं इम्यूनिटी के लिए? देखें, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं ना, हम्म। ऑरेंजेस हो गया, मीठा हो गया, ग्रेप फ्रूट, दे आर हाईली कंटेन ऑफ विटामिन सी। और विटामिन सी जो है वो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत अच्छा है ना। ठीक है। ज्यादातर लोग जो बहुत ज्यादा, आपने देखा होगा ना, साल में जी 4 दफा 5 दफा वायरल इन्फेक्शन लग रहा है, उनमें क्या होता है कि वो दे आर डेफिशिएंट ऑफ विटामिन सी एंड विटामिन डी। बहुत से लोगों को विटामिन डी का लेवल उनका बॉडी में बहुत ज्यादा कम होता है और दे आर फ्रीक्वेंटली इन्फेक्टेड, या उनका हेमोग्लोबिन कम होता है, या 10 फैक्टर होते हैं कि अगर वो उनके अंदर कोई इस तरह की बार बार कोई रिकरेंट बीमार हो रहा है, तो वो दो चीजें देखें, क्या क्या उसका एक्सपोजर ज्यादा तो नहीं है ऐसे लोगों से जो कि इन्फेक्टेड होते हैं, ठीक है। या उसके अंदर कोई इम्यूनिटी वीक तो नहीं है, उसमें विटामिन की ओके। कमी तो नहीं है। वो अपना वर्कअप करके देखे कि भाई मुझे इम्यूनिटी वीक क्यों है कि मुझे बार बार इन्फेक्शन हो रहा है। ठीक है। अच्छा, प्रोफेसर सईद साहब, आपसे दो क्वेश्चन, क्योंकि वक्त कम रह चुका है, मैं चाह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इन्फॉर्मेटिव सेगमेंट हो जाए हमारे व्यूअर्स के लिए। दो बातें कि एक तो कॉन्गो वायरस से बचाव के ज़रा से हमें तरीके बताइएगा, वैक्सीन्स और चीज़ें हों, कि अभी भी मेरे पास ये खबर आई है कि बलूचिस्तान के अंदर जो का जिक्र किया तो इम्यून सिस्टम जो है वो डॉक्टर साहब ने जिस तरह बताया कि आजकल लोग बहुत लेजी हो गए हैं, वो डाइट पे फोकस नहीं करते, एक्सरसाइज पे फोकस नहीं करते, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, टेंशन लोगों में बहुत ज्यादा है, लोग पॉलिटिकल है, उसके ऊपर भी मैं चाहूँगा कि आप ज़रा इसको क्विकली एक आंसर दें। बिछड़ गए तो ये दिल फिर कभी लगेगा नहीं, लगेगा, लगने लगा है पर लगेगा नहीं। इसमें शायर बता रहा है कि दिल कमज़ोर है ना, ये जो दिल कमज़ोर है और हार्ट अटैक की तरफ हम चले जाते हैं, और दिल के मामलात हैं इतने ज़्यादा क्यों बढ़ गए हैं? मतलब एक कम एज का जो शख्स है, 30 साल के अंदर भी हम देखते हैं कि केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। वाई इज़ इट सो? ये इतना तेज़ी से क्यों बढ़ रही है तादाद?
देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जी ने जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना, वो हमारी स्ट्रेसफुल लाइफ बहुत ज्यादा है ना, हमने स्माइल करना ही छोड़ दिया है। हम किसी से अच्छा। मिलते भी ऐसे मुंह बना के मिलते हैं कि यार पता नहीं क्या है। तो लोगों की लाइफ में ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है ना वो स्ट्रेस का। जब आपकी बॉडी में स्ट्रेस होगा ना, तो सारी चीजें जितने भी आपके ऑर्गन्स है ना वो आपके ठीक काम नहीं करें। मेरे पास ज्यादा पेशेंट जो आते हैं, डॉक्टर साहब सर में दर्द है, ब्लड प्रेशर ज्यादा है, ये ज्यादा है, वो ज्यादा है। तो मैं कहता हूँ अभी क्या आपको नींद आती है रात को, आपको घरेलू को प्रॉब्लम है, अब वो अपनी लंबी लिस्ट बनाना शुरू कर देते हैं। तो इतने ज्यादा जो कोई शख्स इतना ज्यादा स्ट्रेसफुल होगा तो उसकी लाइफ में 10 प्रॉब्लम्स होंगी। सेकेंडली ये कि बहुत ज्यादा यंग जनरेशन में एडिक्शन बहुत ज्यादा आ गई ना, स्मोकिंग बहुत ज्यादा प्रोन हो गई है। लोग आजकल एक वेपर आ गया है नाम से, शीशा बीच में आ गया था, तो लोग एडिक्शन पे बहुत ज्यादा उसमें जा रहे हैं। फिर ठीक है। सिडेंटरी लाइफ स्टाइल, एक एक ऐप आ गई है हमारे पास, उसमें क्लिक करते हैं जो खाना चाहिए आपको फास्ट फूड का वो अवेलेबल है। रात के 2 बजे भी लोग बैठे हुए बच्चे खा रहे हैं। तो पहले जमाने में ना 8-9 बजे खाना खाते थे, उसके बाद कोई खाने का सीजन नहीं होता था, 10 बजे बच्चे सो जाते थे। ठीक आजकल है। यंग जनरेशन जो है ना पूरी पूरी रात जाग रही है, फास्ट फूड का इस्तेमाल है, जंक फूड का इस्तेमाल है, एडिक्शन में मुब्तला है। तो इसलिए जो डिजीज हमें 50s के बाद मिलती थी वो अब अर्ली मिलना शुरू हो गई होंगी। अच्छा। तो इसलिए बहुत ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है कि भाई आप अपनी हेल्दी डाइट को लें। और इसमें ये कि आप ये देखें ना कि आपने अपनी लाइफ का ये प्लान करना है कि जब मैं 70 ईयर्स का हूँ तो क्या मैं खुद अपने पैरों से चल के वॉशरूम जा रहा हूँ, क्या मैं ठीक अपने है। खुद सारे काम कर रहा हूँ। ये चीजें हमने प्लान करनी पड़ती है जब हम 40 ईयर्स के होते हैं ना। लोग उस वक्त अपना ख्याल नहीं रखते, जब 60-70 से पहुंचते हैं हार्ट डिजीज, डायबिटीज, रीनल फेलियर, चलें। प्रोस्टेट का मसला, 10 बीमारियों के साथ वो सर्वाइव कर रहे होते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा लगा, आप दोनों से बड़ा इन्फॉर्मेटिव सेगमेंट रहा। प्रोफेसर सईद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, डॉक्टर अरसलान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा